हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 4 और भाग 4 का कॉक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वह है भाग 5, जो कि संघ से संबंधित यानी हमारे केंद्र से संबंधित है। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, यानी टोटल 100 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। इसमें संघ के बारे में बताया गया, यानी हमारे केंद्र में क्या क्या है, हमारे केंद्र सरकार, केंद्र के बारे में पूरा बताया गया है। इसमें हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी एमपी हैं उन सभी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल और उसके बाद सीएजी, जितने भी हैं इन सभी के बारे में हम लोग को इसी संघ में पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर के 151 तक है। इसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 में हमें पढ़ना है राज्य के बारे में। जो चीज़ हमें संघ के बारे में पढ़ना है वही चीज़ जो चीज़ हम भाग 5 में पढ़ेंगे वही चीज़ हम भाग 6 में भी पढ़ेंगे। बस अंतर रहेगा, यहाँ केंद्र से रिलेटेड होगा और उधर राज्य से रिलेटेड होगा। जैसे भाग 5 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो भाग 6 में पढ़ेंगे राज्य में राज्यपाल के बारे में। इधर पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में, तो उधर पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो भाग 5 और भाग 6 दोनों रिलेटेड है, एक जैसे ही हैं। तो आप लोगों को भाग 5 अगर समझ में आ गया तो भाग 6 आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 5। इसी में हमको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, संसद के सदस्य जो है एमपी, इन सभी के बारे में हमको इसी में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति की ही चर्चा की गई है। सबसे पहले जो चर्चा की गई है इसमें राष्ट्रपति की ही चर्चा की गई है। ठीक है, सबसे पहले जो चर्चा की गई है संघ में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद आएंगे उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री, जो भी है वो सब आगे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक में है, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और भी कुछ अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। पहले हम लोग इसको इतना समझेंगे, उसके बाद बाकी आगे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा भारत में। भारत में एक राष्ट्रपति का भी पद होगा, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अब ये राष्ट्रपति का पद कैसा होगा? तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद होगा वह ब्रिटेन की रानी के समान होगा। ब्रिटेन की रानी के समान होगा। भारत में जो राष्ट्रपति का पद होगा वह ब्रिटेन में जो रानी का पद है उसी के समान होगा। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी है उसके पास कोई खास पावर नहीं रहता है, उसको कोई खास उसके पास शक्तियां नहीं रहती है। जो भी शक्ति है वहाँ की संसद के पास में है, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री के पास में है। उसी तरह भारत में भी जो राष्ट्रपति का पद होगा वह ब्रिटेन की रानी के समान होगा। ब्रिटेन की रानी के समान, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति के पास सारा पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के पास कोई खास पावर नहीं दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 53 कहता है कि यह कार्यपालिका का प्रधान होगा। यह जो है राष्ट्रपति वह हमारी कार्यपालिका का प्रधान होगा। अब देखिए कार्यपालिका का 2 तरह के प्रधान होते हैं, एक वास्तविक और एक औपचारिक प्रधान होते हैं। अब राष्ट्रपति जो है इस कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं, यानी जितने भी कार्य होंगे, जो भी भारत में कार्य होगा, जितना भी कागजी कार्रवाई होगा, वह जो भी होगा सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा। जो भी होगा वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। जितना भी काम होगा भारत में वह सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। और वास्तविक क्या है? तो वास्तविक में जिसके पास शक्तियां दी गई हैं, जिसको शक्तियां दी गई हैं, तो हमारे देश में जो वास्तविक शक्तियां दी गई हैं वह प्रधानमंत्री को दी गई है। हमारे देश में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां दी गई हैं वह प्रधानमंत्री को दी गई है। यानी प्रधानमंत्री जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे तो वह करेंगे राष्ट्रपति के नाम पर में।
वह करेंगे राष्ट्रपति के नाम पर। कोई भी कार्य होगा तो उस पर राष्ट्रपति को अपना सिग्नेचर करना ही होगा, राष्ट्रपति का मुहर लगाना अनिवार्य होगा। यानी राष्ट्रपति जो होंगे वह औपचारिक रूप से प्रधान होंगे, औपचारिक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वास्तविक शक्तियां जिसके पास दी गई हैं वह होंगे प्रधानमंत्री। यानी हमारे कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्राइम मिनिस्टर होंगे और कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होंगे। यानी राष्ट्रपति जितने भी कार्य किए जाएंगे वह सब प्रधानमंत्री के द्वारा यानी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन जो भी काम होगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। जो भी काम होगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। संसद में कोई भी बिल पेश किया जाता है, कोई भी एक्ट लाया जाता है, कोई भी अधिवेशन, कोई भी बिल पेश किया जाता है, धन विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी संशोधन विधेयक हो, जितना भी विधेयक पारित होगा उस सभी पर में राष्ट्रपति का मुहर अनिवार्य होगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी चीज़ पारित नहीं हो सकती है भारत में। तो औपचारिक प्रधान है, जितने भी कार्रवाई होंगी वह सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होगा वह प्रधानमंत्री होंगे। तो यह है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 53, ये कार्यपालिका के प्रधान होंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है, इसमें बहुत ज्यादा इसको समझने का, अच्छे से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमारे देश में जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है, यानी उसका चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो चुनाव में जीतते हैं वह राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन कौन कराएगा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कराया जाएगा। निर्वाचन कौन करवाएगा, तो निर्वाचन आयोग हम इस राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन आयोग करवाएगा। उसके बाद इस निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन डालेंगे, तो इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यानी निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम लोग किसके चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के, यानी लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव, उसमें हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। कौन वोट डालते हैं? तो देखिए, संसद भवन, ये है हमारा संसद। अब संसद में देखिए दो भाग हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक है संसद में दो भाग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब इसके बारे में डिटेल से जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे वहां देखेंगे। अभी सिर्फ हम यहां जानते हैं कि संसद में दो भाग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसके बाद देखिए राज्य में भी दो भाग हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। राज्य में भी दो भाग हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसमें भी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से जब राज्य के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। अभी हम लोग इसमें बस इतना देखते हैं कि संसद में दो भाग हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में भी दो भाग किए गए हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होंगे वह लोकसभा के सदस्य जो होंगे वह निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। और उसके बाद राज्यों से विधानसभा के जो मेंबर होंगे, विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो होंगे निर्वाचक मंडल के सदस्य, और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचक मंडल के में शामिल नहीं होंगे। अब ये विधान परिषद को यहाँ से अलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शामिल किया गया है। राज्य से सिर्फ विधानसभा को ही क्यों शामिल किया गया है? विधान परिषद को क्यों हटा दिया गया है? विधान परिषद को क्यों नहीं शामिल किया गया है? तो अब देखिए, विधान परिषद को इसलिए शामिल नहीं किया गया है
कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से केवल और केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद बने हुए हैं। केवल और केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद का गठन हुआ है। बाकी जो राज्य हैं वहाँ विधान परिषद नहीं है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो अगर हम विधान परिषद को इसमें शामिल करते हैं तो केवल और केवल 7 राज्यों के विधान परिषद ही इसमें शामिल हो पाएंगे। तो ये तो अन्य राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा कि जिनके यहाँ जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ के लोगों के साथ तो भेदभाव हो जाएगा। इसीलिए विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और कहा गया है कि जब पूरे भारत के हर राज्य में जब विधान परिषद बन जाएगा, हर राज्य में जब विधान परिषद का गठन हो जाएगा, तब इस विधान परिषद को भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब तक पूरे भारत में लागू नहीं होता है, पूरे हर राज्य में विधान परिषद लागू नहीं होता है, तब तक विधान परिषद को इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वह शामिल होंगे, राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे और विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, एक और बात, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी अपनी इच्छा से चुन करके वहां भेजता है राज्यसभा में बैठने के लिए। चाहे वह खेल से संबंधित व्यक्ति हो, कला से संबंधित व्यक्ति हो, विज्ञान से संबंधित व्यक्ति हो, शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हो, इन सभी क्षेत्रों से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनमें से 12 लोगों को चुन करके राष्ट्रपति अपने मन से राज्यसभा में चुन करके भेज देता है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनिए, आप वहां बैठिए राज्यसभा में। 12 सदस्यों और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में बैठाता है। कौन से 2 लोग? तो एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति बैठाता है। तो अब जब जिस राष्ट्रपति ने इन 12 लोगों को चुनाव किया था, भेजा था यहाँ, और इन 2 लोगों को यहाँ पर भेजा था, तो ये हो गए टोटल 14। जब वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़े होंगे तो क्या ये 14 आदमी उसी को वोट नहीं दे देंगे? अगर राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रपति, भारत में तो है कि व्यवस्था कि राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब वह दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये नहीं हो सकता है कि ये 14 व्यक्ति उन्हीं को वोट देंगे, कहेंगे कि भाई हमने तुमको चुन करके भेजा है, तुमको हम ही को वोट देना होगा? ऐसा हो सकता है, ऐसा राष्ट्रपति उसको कह सकते हैं और ये लोग भी उन्हीं को वोट देंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं 12 और ये जो 2 मनोनीत सदस्य हैं ये चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये जो 12 सदस्य मनोनीत करके राज्यसभा में भेजे गए हैं और ये जो 2 सदस्य मनोनीत करके लोकसभा में भेजे गए हैं, ये 14 सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, यानी ये 14 लोग वोट नहीं डालेंगे। तो वोट कौन डालेंगे? तो जो चुनाव करके जीत के आए हैं, यानी जो चुनाव जीत करके आए हैं, यानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो चुनाव जीत करके आए हैं, राज्यसभा के वैसे सदस्य जो चुनाव जीत करके आए हैं। राज्यसभा में जो सदस्य भेजे जाते हैं वह विधानसभा के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका निर्वाचक मंडल। अब जो देखिए यहाँ चुनाव होता है इनका निर्वाचक मंडल में, आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं इस निर्वाचक मंडल में। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी हमने बताया कि हम लोग राष्ट्रपति को चुनने के लिए नहीं जाते हैं। क्या हम लोग जाते हैं कि भाई रामनाथ कोविंद अभी हमारे राष्ट्रपति हैं तो हम इनको वोट डालने के लिए गए थे? नहीं गए थे। हम लोग किसके चुनाव में जाते हैं? तो एमपी के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं। राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं। राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हमने किनको चुना है? तो एमपी को चुना है और एमएलए को चुना है। हमने एमपी और एमएलए को चुना, राज्यों में एमएलए को चुना है और देश में, केंद्र में एमपी को चुना है। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी भाग लेते हैं। कहते हैं कि आपने हमको चुना, अब हम आपके लिए राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं। आपने हमको चुन करके भेजा है, हमने तो एमपी और एमएलए को चुना है, यानी आपने हमें चुन करके भेजा है, अब हम जो है आपके लिए राष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव एमपी और एमएलए करते हैं। अब देखिए इनका चुनाव होता किस तरह से है, इनका राष्ट्रपति का चुनाव होता किस तरह से है। तो राष्ट्रपति का जो, हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय पद्धति से और अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसी एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली क्या है। तो चलिए हम लोग इसको समझते। पहले देखिए हम लोग देखते हैं अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली क्या है? अब हमको जब कोई भी एमपी या एमएलए अगर वोट डालने के लिए जा रहा है तो उसको अनुपातिक प्रणाली में वोट डालना है, यानी वरीयता क्रम में वोट डालना है। वरीयता क्रम में कैसे वोट डालना है? जैसे देखिए मान लीजिए ये जो है ए, ये है बी और ये है सी, ये तीन आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए। ए, बी और सी, ये तीन आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लिए। अब जो हम वोट डालने के लिए जाएंगे, मान लीजिए हम हैं एमपी, अब हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। हमको कहा जाएगा कि आप जा करके आप अपनी इच्छा अनुसार जिनको वरीयता क्रम में चुनना चाहते हैं उन्हें जा करके चुनिए। हम गए। अब हम लोग जो लोकसभा का जब चुनाव हम लोग जाते हैं तो हम लोग सिंगल बैलेट वोट डालते हैं। यानी अगर 5 सदस्य खड़े हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 सदस्य अगर खड़े हैं तो हमको जो पसंद है हम वहाँ पर में टिक लगाते हैं, वहाँ मोहर लगाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि भाई ये भी खड़ा है, हाँ इनको भी दे दिए, अच्छा ये चचा हैं इनको भी दे दिए, अच्छा ये यादव जी हैं इनको भी दे दिए। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरह से होता है। अब मान लीजिए हम गए वोट डालने के लिए, हमको पसंद आ गए ये ए, ये हमारे लिए नहीं, ना ए को हम नहीं चुनना चाहते हैं, बी ना ई भी अच्छा आदमी नहीं, सी तो हाँ इनको हम 1 नंबर में रखना चाहते हैं राष्ट्रपति, भाई सी को हम राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। अब ई तो हो गया, एक आदमी को दे दिए। अब कहा गया है इसमें अगर सी नहीं जीतते हैं तब दूसरा चॉइस आपका क्या है? अगर सी नहीं जीतते हैं तब दूसरा चॉइस तो आप बताइए कि कौन। आप अगर सी नहीं जीतते हैं तब आप किनको देखना चाहेंगे राष्ट्रपति के रूप में? तब कहेगा कि चलो ठीक है ए को देखना चाहेंगे। अगर सी नहीं जीतते हैं तो हम ए को देखना चाहेंगे राष्ट्रपति के रूप में, और ए भी अगर नहीं जीतते हैं तब हम बी को देखना चाहेंगे राष्ट्रपति के रूप में। इन तीनों को इस क्रम में वोट डालना है आपको, कि जब भी वोट डालने के लिए जाइएगा तो आप वरीयता क्रम में वोट डालिएगा। यानी सबसे पहले आप किन्हें रखना चाहते हैं, उसके अगर वो नहीं जीतते हैं तब आप किन्हें रखना चाहते हैं, अगर ये भी नहीं जीतते हैं तब आप किन्हें रखना चाहते हैं। ये जितने सदस्य होंगे उतने वरीयता क्रम में आपको वोट डालना। 4 सदस्य हैं तो आप चौथे नंबर पर भी चुनना होगा, 5 सदस्य हैं तो आपको 5वें नंबर तक भी चुनना होगा, 7 सदस्य हैं तो आपको 7 नंबर तक चुनना होगा कि किनको आप 7 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 तक कर ले जाना होगा। अब देखिए इसको समझिए, एक आदमी ने तो जाके वोट डाल दिया, दूसरा आदमी गए वो डाले वोट, 1 नंबर हम इनको देना चाहेंगे, पहले इनको, फिर तीसरा में हम इनको, दूसरा में हम इनको देखना चाहेंगे। फिर एक और आदमी गए, ये कहा कि हम इसको 3 नंबर पर में देखना चाहेंगे, इनको 1 नंबर पर में देखेंगे, इनको 2 नंबर पर में देखेंगे। फिर चौथा आदमी, एक और आदमी गया,
वो कहा कि इनको हम 1 नंबर पर में देखना चाहेंगे, इनको 2 नंबर पर में देखना चाहेंगे, इनको 3 नंबर पर में देखना चाहेंगे। फिर एक और आदमी गया, वो कह दिया कि हम इनको 2 नंबर पर में देखना चाहेंगे, 3 नंबर पर में देखना चाहेंगे, इनको 2 नंबर पर में और इनको 1 नंबर पर में। इस तरह से वोट डाल के चले आए। अब देखिए समझाने के लिए बस यही 4-5 आदमी का हम लेते हैं। अब इसको वोट की गिनती की जाएगी। अब यहाँ वोट की गिनती की जाएगी कि भाई किनको कितना वोट मिला है। अब देखिए इनको 1 नंबर पर कितने आदमी ने रखा है, केवल 1 आदमी ने। इनको 1 नंबर पर कितने आदमी ने रखा है, 2 आदमी ने। इनको 1 नंबर पर कितने आदमी ने रखा है, तो 2 लोगों ने। अब इसमें जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, इन दोनों को 2-2 वोट मिला है। ये तो इनको तो 1 आदमी ने चुना, ये तो हार गए, ये खत्म, इनको ये पहले ही साइड कर दिए। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में कौन जीतेंगे, भाई दोनों को 2-2 वोट दिया गया, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ तो हार जीत का फैसला होगा नहीं। अब देखा जाएगा कि 2 नंबर पर किन्हें रखा गया है। ये हो गई प्रथम चरण की मतगणना, ये हो गई प्रथम चरण की मतगणना। अब देखा जाएगा होगा द्वितीय चरण की मतगणना। अब होगी द्वितीय चरण की मतगणना, यानी कि अब 2 नंबर पर किनको ज्यादा वोट मिला है। अब 2 नंबर पर में किनको ज्यादा वोट मिला है। ये तो पहले ही साइड हो गए, इनको हटाइए। 2 नंबर पर में इनको कितने लोगों ने रखा है, 1 लोगों ने। 2 नंबर पर इनको कितने लोगों ने रखा है, तो 2 लोगों ने। ये हुई हमारी द्वितीय चरण की मतगणना, ये हुई हमारी द्वितीय चरण की मतगणना। अब देखिए द्वितीय चरण की मतगणना में कौन जीत गया, सी जीत गए, क्योंकि इनको 2 लोगों ने पसंद किया और इनको सिर्फ 1 लोगों ने वोट दिया है। द्वितीय चरण में यानी सेकेंड नंबर पर में इनको सिर्फ 1 लोगों ने वोट दिया है और सेकेंड नंबर पर में इनको 2 लोगों ने वोट दिया है, यानी जीत गया कौन, तो सी क्या हुए, द्वितीय चरण की मतगणना में जीत गए। सी द्वितीय चरण की मतगणना में जीते हैं। ये तो पहले ही साइड हो गए। अब अगर यहाँ पर भी बराबर हो जाता तब बताइए कि तीसरे चरण की मतगणना में कौन जीतेगा। कि देखिए तीसरे चरण की मतगणना में 2 लोगों ने इनको रखा है, 1 लोगों ने इनको रखा है। तो अगर तीसरे चरण की मतगणना होती तो बी जीत जाता, लेकिन द्वितीय चरण की मतगणना में ही ये जीत चुके हैं, इसीलिए अब आगे गणना नहीं की जाएगी। तो द्वितीय चरण की मतगणना में ये जीत गए। अब बताइए ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी प्रथम चरण की मतगणना में वो नहीं जीत पाए थे, यानी द्वितीय चरण की मतगणना उनके लिए करनी पड़ी थी। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में हमें लिख करके बताइएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। ये हम आपको अगले वीडियो में आंसर हम आपको बताएंगे। तब तक आपको देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं कि पता है, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। ये तो आप लोग समझ गए कि अनुपातिक प्रणाली क्या है, कि आपको वरीयता क्रम में वोट डालना है। 1 नंबर पर किसको चुनेंगे, 2 नंबर पर किसको चुनेंगे, 3 नंबर पर किसे चुनेंगे। वोट की गिनती भी किस तरह से होगी ये भी आप जान गए। अब देखिए एकल संक्रमणीय क्या है। एकल संक्रमणीय इसमें क्या है कि जो व्यक्ति हार गए पहली चरण में ही, जो व्यक्ति हार गए हैं, जो व्यक्ति हार गए उनका जो वोट होगा, उनका जो वोट होगा, इस वोट को बाकी लोगों में बांट देना है। इनका जो भी वोट, इनको जो भी लोगों, जिन लोगों ने वोट दिया है, इनका जो वोट होगा वो इन सभी लोगों में बांट देना है बराबर बराबर करके। ठीक है। अब मान लीजिए ये तो पहले ही हार गए, इनको जितने लोगों ने वोट दिया है इनके वोट इन दोनों को हम लोग बांट देंगे। इससे क्या होता है कि जीतने वाला व्यक्ति एक अच्छे खासे वोट से जीतता है, जीतने वाला व्यक्ति एक अच्छे खासे वोट से जीतता है। ठीक है। तो एकल संक्रमण क्या है कि जो हार गए उनके वोटों को बाकी व्यक्ति के, बाकी उम्मीदवारों के वोट में मिला देना, यानी बांट देना। ठीक है। अब आगे देखिए अनुपातिक प्रणाली भी हम लोग देख लिए कि
किस तरह से हमें वोट डालना है। एकल संक्रमणीय भी देख लिए कि जो हार गए हैं उनके वोटों को बाकी उम्मीदवार के वोटों में बांट देना है। अब देखिए गणना, मत की जो गणना हुई थी, अभी हम लोगों ने देखा कि द्वितीय चरण तक हम लोग गणना की, द्वितीय चरण में ये जीत गए। तो कितने चरण तक मतगणना की जा सकती है, कितने चरण तक मतगणना की जा सकती है। वह अगर द्वितीय चरण में भी कोई नहीं जीतता तब फिर तृतीय चरण की मतगणना की जाती, यानी कि अगर 3 व्यक्ति हैं तो हम तृतीय चरण की मतगणना तक जा सकते हैं। अगर 3 व्यक्ति हैं तो हम तृतीय चरण की, तीसरी चरण की मतगणना तक जा सकते हैं। वैसे ही जितना व्यक्ति होगा, जितने उम्मीदवार होंगे, उतने चरण की मतगणना होने की संभावना बनी रहती है। यानी वैसे ज़्यादातर तो पहले चरण की मतगणना में ही लोग जीत जाते हैं, पहले चरण की मतगणना में ही जीत जाते हैं। लेकिन मतगणना जो है वह कितने चरणों तक संभव है, तो जितने उम्मीदवार होंगे उतने चरण तक मतगणना की जा सकती है। अगर कोई नहीं जीत रहा है तो जितने उम्मीदवार हैं उतने चरण तक की मतगणना की जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से किस तरह से इनका चुनाव किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डाला जाता है उस वोट का वैल्यू क्या होता है। आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति 5 लाख वोट से जीत गए, 8 लाख वोट से जीत गए, तो इतना वोट आता कैसे, इतना वोट कैसे आ जाता है। तो ये देखिए इस चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, तो राज्यों से एमएलए और केंद्र से एमपी, ये दोनों भाग लेते हैं। राज्यों से एमएलए और देश में केंद्र में एमपी, ये दोनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इनका वोट का वैल्यू क्या होता है, सो देखिए। अब देखिए एक एमएलए का जो वैल्यू होगा, एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू होगा, एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू होगा वो होगा राज्यों की, एमएलए तो राज्य में होते हैं, तो राज्यों की कुल जनसंख्या, राज्यों की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में जितने भी कितने विधानसभा सीट हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उन्हें 1000, उस राज्य की जो जनसंख्या होगी, यानी मान लीजिए बिहार के एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकालना है, तो बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की टोटल जनसंख्या बटे बिहार के जो निर्वाचित सदस्य हैं, बिहार के जो बिहार के जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, इनकी संख्या गुने 1000 से यदि भाग दे दी जाए तो राज्यों की कुल जनसंख्या, मतलब एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, अब मान लेते हैं उस राज्य की जो जनसंख्या है 10 करोड़ है, मान लीजिए 10 करोड़ है, और उस राज्य में 250 सीट हैं राज्य विधानसभा के। उस राज्य में, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी राज्य की जनसंख्या नहीं और किसी राज्य का ये अति नहीं है, तो ये हम समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए किसी राज्य की जो जनसंख्या है वह 10 करोड़ है, और उस राज्य में विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वह 250 सदस्य हैं। तो अब यहाँ क्या कहा गया, राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1000। अब इसको जो हम भाग देंगे तब जो संख्या निकलेगी वह एक एमएलए के वोट के बराबर होगी। तो देखिए 3 0 खत्म, 1 0 खत्म, 25 से कट गया 4, यानी अब देखिए एक एमएलए के वोट का जो वैल्यू होगा वह कितना हो गया, 400। एक एमएलए के वोट का वैल्यू जो होगा वह होगा 400। इसको आप अपने राज्य के आधार पर निकालिए कि आपके राज्यों की जो जनसंख्या है वह, आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है,
आपके राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं और उनको 1000 से भाग दे करके आप ये नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया, एग्जाम्पल के रूप में ये आपको हमने बताया है कि इस तरह से ये निकलेगा। अब देखिए, ये तो हो गया एक एमएलए के वोट का वैल्यू। ये कितना है? एक एमएलए के वोट का वैल्यू। तो पूरे राज्य में तो 250 एमएलए हैं, पूरे राज्य में 250 एमएलए हैं। तो इनको अगर गुना कर दें 400 गुने 250, तो उस राज्य की टोटल एमएलए का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और ये 3 जीरो आ गए, यानी 1 लाख। 3 जीरो आ गया, 25 चौके 100 और ये 3 जीरो उतर गया। यानी ये जो है ये उस राज्य की टोटल एमएलए का वैल्यू हो जाएगा। उस राज्य के से टोटल इतना वोट जाने वाला है। एक राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होता है? तो राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1000 से भाग दे देने पर जो है उस राज्य के एक एमएलए का वोट निकल जाता है। उस राज्य के एक एमएलए का वोट निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एमएलए का। और अब एमपी का वोट कैसे निकलता है? एक एमपी का वोट किस तरह से निकलेगा? एक एमपी का वोट, एक एमपी के वोट के लिए सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य, और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो मत का मूल्य होगा, यानी कि टोटल भारत में जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों के सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, यानी एक सदस्य का हमने ये निकाल दिया। तो उसी तरह एक राज्य में जितने भी सदस्य हैं, यानी उस तरह से टोटल जितने भी, यानी हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के सभी एमएलए का जो वोट का वैल्यू होगा वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा नीचे कि संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी टोटल एमपी, यानी टोटल जो एमपी हैं इनकी संख्या से भाग दे देने पर सभी राज्यों के सभी सदस्यों, ये जो एक एमपी का वोट निकल जाता है। यानी एक एमपी का वोट निकालने के लिए, एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालने के लिए आपको सभी राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचित मूल्य, उनका जो मत का मूल्य है उसे ऊपर रखना है। और उसमें टोटल एमपी की जो संख्या है, यानी एमपी है लोकसभा में है आपको 543 और राज्यसभा में है आपको 245, यानी इस संख्या से भाग दे देंगे। यानी टोटल एमपी हमारे पास कितने हो गए? 700 और 40 40 80 5 3 8, यानी 788 एमपी हो गए। यानी टोटल एमपी से वोट दे देंगे, किसको भाग दे देंगे? किसको? तो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य से एमपी को वोट दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा? एक एमपी का वोट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एक एमपी का वोट। अब देखिए ये सब जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है कि एक एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो होता है 708, यानी एक एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो होता है 708। अब देखिए इस तरह से आप निकालेंगे और इस तरह से एक एमएलए का वोट निकाल सकते हैं। एक एमएलए का वोट निकालने के लिए, मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या से उस विधानसभा के सदस्यों की जनसंख्या से भाग दे देंगे। टोटल जनसंख्या बटे टोटल विधानसभा के सदस्य गुने 1000 से भाग दे देंगे टोटल जनसंख्या को। तो क्या निकलेगा? एक एमएलए का वोट, एक एमएलए का मत का मूल्य। और एक एमपी के वोट का मूल्य निकालने के लिए टोटल राज्यों के जो एमएलए हैं उन सभी के मतों का मूल्य जोड़ देंगे और उसको भाग दे देंगे टोटल एमपी से, यानी एमपी की जो संख्या है, यानी ये जो एमपी की संख्या है इससे भाग दे देंगे। तो क्या निकलेगा? एक एमपी का वोट। अब ये वोट डालने जाएंगे और ये वोट डालने जाएंगे तो इनका वोट का वैल्यू ये होगा और इनका जो वोट का वैल्यू होगा जो हम निकालेंगे
राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य गुने 1000 से भाग दे देंगे, तो जो इनका निकलेगा वो इनका वोट का वैल्यू होगा और एक एमपी के वोट का वैल्यू 708 होगा। तो ये है इनके निर्वाचन का तरीका, किस तरह से इनका निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है, और एक एमएलए और एक एमपी का वोट का वैल्यू किस तरह से निकलता है वो निकाल के दिखा दिए हम लोग। तो आज हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। अनुच्छेद 52, 53 और 54 इस 3 अनुच्छेद को ही आज हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे हम लोग अनुच्छेद 55 से फिर आगे देखेंगे। एक ही बार में अगर सब देख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और सबसे अधिक तो ये निर्वाचन को समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इसको अच्छे तरह से समझना और इसको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन की पद्धति क्या है हमारी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 55 से लेकर के अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इसी को रहने देते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद है किसके समान है, तो ब्रिटेन की रानी के समान। अनुच्छेद 53 में क्या है, ये जो है कार्यपालिका के प्रधान होंगे। कैसे प्रधान होंगे, तो औपचारिक प्रधान होंगे। उसके बाद 54 में है इनका निर्वाचन की विधि, किस तरह से इनका निर्वाचन होगा। निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होगा, ठीक है। और अब एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है और एक एमपी के वोट का वैल्यू क्या होता है। एक एमएलए के वोट के वैल्यू के लिए राज्यों की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से 1000 से गुना कर देने पर जो जनसंख्या प्राप्त होती है, यानी विधानसभा के सदस्य गुने 1000 भाग दे देना है राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1000 से भाग दे देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी और एक एमपी का वोट का वैल्यू, यानी सभी राज्यों के जो एमएलए जीत के आए हैं, जो सभी राज्यों के एमएलए हैं उनका वोट का वैल्यू बटे टोटल एमपी से भाग दे देंगे। तो क्या निकलेगा, एक एमपी के वोट का वैल्यू निकलेगा। तो ये था हम लोगों का राष्ट्रपति से संबंधित 3 अनुच्छेद, इनका पद, इनका कार्यपालिका का ये प्रधान है और इनके निर्वाचन की विधि। अब आगे हम लोग अनुच्छेद 55 से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और उस क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट्स में बताएं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी हम कल के वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद।